नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बी 2.0 में। आज हम लोग करने वाले हैं एएलपी का प्रैक्टिस सेट नंबर यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एएलपी का प्रीवियस ईयर सेट नंबर 2, जिसमें हम लोग करेंगे 9/8/2018 का शिफ्ट सेकंड। इससे पहले शिफ्ट 1 हमने कर लिया है और आज हम लोग करेंगे शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन। इसमें हम लोग करेंगे जीके और जीएस का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बोला जाए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है। तो दादा साहेब फाल्के इसका हो जाएगा फिल्म के क्षेत्र में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? फिल्म के क्षेत्र में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले 1969 में स्टार्ट की गई थी। 1969 में 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार स्टार्ट की गई थी। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता की बात करें तो ये हो जाएंगे देविका रानी, है ना। क्या हो जाएंगे? देविका रानी हो जाएंगे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता। बात करते हैं परितारिका के क्षेत्र में। तो परितारिका के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। परितारिका के क्षेत्र में क्या सा पुरस्कार? तो पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। ये परितारिका के क्षेत्र में मिलते हैं पुलित्जर पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत 1955 1955 में की गई थी, ठीक है। इसके बाद आते हैं खेल रत्न। खेल से बारे में। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत में दिया जाता है। दिए जाने वाला क्या है कि सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है। भारत में दिए जाने वाला मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, खेल रत्न, ठीक है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो जीतने वाले प्रथम महिला कौन थी? अमृता प्रीतम। सबसे प्रथम महिला की बात करें तो अमृता हो जाएंगे प्रीतम, जिनको मिला था 1956 में। इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था 1956 में अमृता प्रीतम को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। और इसमें हम लोग सिर्फ जीके और जीएस का क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या है जो 36 है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? क्रिप्टॉन केयर इसकी परमाणु संख्या कितनी बता रहा है? तो 36। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो लिखेंगे 2 8 18 और 8 2 8 18 8 ये 2 हो गया 10 18 10 28 हो गया 8 36 हो गए। तो 2 8 18 8 यानी सही उत्तर की बात करते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएंगे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। क्रिप्टॉन है जो एक अक्रिय गैस है ना। क्रिप्टॉन की बात करें तो एक क्या है कि अक्रिय गैस है। इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो 8 है ना। यहाँ पे दिख रहा होगा 8। इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो 8 है ना। यहाँ दिख रहा है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बाद जो होता है इसका लास्ट वाला यही क्या होता है? इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसका उपयोग की बात करते हैं तो इसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। और
लेज़र बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग फोटोग्राफी और लेज़र बनाने में किया जाता है। यह है जो रंगहीन भी होते हैं, एक गंधहीन और स्वादहीन गैस भी है। इसमें कोई रंग नहीं है, कोई स्वाद नहीं है ना, या कोई गंध नहीं है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि डैश शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। यदि डैश शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। तो इसका हो जाएगा लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन क्या होते हैं? जो अनावृत बीजी और आवृत बीजी में मुख्यतः लैंगिक प्रजनन होता है। एक होता है अनावृत बीजी, अनावृत बीजी, एक आवृत बीजी, आवृत बीजी। इसमें क्या होता है कि लैंगिक प्रजनन होता है। मेल तथा फीमेल में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो होता है सेक्स सेल का निर्माण होता है, जिसे हम लोग गैमेट के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग गैमेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग गैमेट के नाम से जानते हैं। एक और होता है जाइगोट, गर्भावस्था में समसूत्री विभाजन के द्वारा विकसित होकर एक नए जीव का निर्माण करता है। इसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, लैंगिक जनन की प्रक्रिया दो मुख्य चरण होता है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन होते हैं इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कौन से भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे? कौन से भारतीय मुख्यमंत्री के पिता जो थे महाराजा थे? जीके का क्वेश्चन देखिए। तो इसका सही उत्तर की बात करें तो अमरिंदर सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 kg के एक द्रव्यमान वाली वस्तु को ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है। 2 सेकेंड बाद उसकी गति ऊर्जा कितनी होगी? या जी का मान दिया गया है, जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 2 kg के एक द्रव्यमान वाली वस्तु को क्या कर रहा है? ऊपर की ओर फेंक रहा है। इसका द्रव्यमान है 2 kg। इसका वेग क्या है? प्रारंभिक वेग 20 मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद 2 सेकेंड बाद, इसमें समय भी दिया गया है 2 सेकेंड के बाद, तो उसकी गति ऊर्जा पूछा है, उसकी गति ऊर्जा पूछा गया है। उसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें पहले क्या है कि हम लोग जानते हैं कि v बराबर क्या होता है? v बराबर u माइनस जी टी। v बराबर u माइनस जी टी। इसमें u का मान प्रारंभिक वेग कितना? प्रारंभिक वेग तो 20 मीटर प्रति सेकेंड, तो 20 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे g लेते हैं, g का मान दिया हुआ 10, तो g बराबर 10 और समय भी दिया है 2 सेकेंड, तो इंटू 2 कर देंगे बस। इसमें कोई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। कितना हो जाएगा? तो ये इसका हो जाएंगे 20। आई दोनों को गुना करेगा तो 20 है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 और 20 माइनस 0, यानी v का मान कितना आ गया? 0। v इक्वल टू 0 आ गया। तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी इसका निकाल लेते हैं। इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? इसका फार्मूला देखिए, ये v बराबर 0 आ गया यहाँ से। तो आगे देखिए, आगे क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर था हाफ एम वी स्क्वायर, यानी हाफ 1/2 एम का मान कितना है? तो 2 kg, तो 2 हो गया।
इसके बाद बस बात करते हैं भी का मान हम लोगों का कितना आया था 0, तो 0 को स्क्वायर कर लेते हैं, यानी हाफ mv², 0 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे 0 है, 0 में अगर हम किसी भी वॉल्यूम से किसी भी अंक से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, इसका मान क्या आ जाएगा 0। तो हम लोगों का कितना आंसर आ रहा है 0 जूल। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना आ जाएगा 0 जूल। यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे सभी को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, देखिए आगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बोला जा रहा है कि उड़ीसा को अधिकतर डैश के कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। किसके कारण करना पड़ता है? तो उड़ीसा में क्या है कि समुद्र तट के किनारे उड़ीसा बसा हुआ है, तो वहाँ तक भूकंप ज़्यादा नहीं होंगे, वर्षा ना के ज़्यादा होंगे बट उसके कारण नहीं होंगे, बूंदाबूंदी के कारण नहीं होंगे। तो समुद्र तट के किनारे ज़्यादातर क्या आते हैं? तो चक्रवात आते हैं, समुद्री चक्रवात। तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, चक्रवात। ठीक है, उड़ीसा की स्थापना की बात करते तो 1 अप्रैल 1936 1 अप्रैल 1936 को की गई थी। इसके बाद करते हैं कुछ और राज्य हैं। भारत के 4 राज्य जो है जो समुद्र तट के किनारे बसे हैं, जैसे उसमें ज़्यादातर चक्रवातें आती हैं। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला रीजनिंग का है, अगला इसके बाद देखते हैं। अगला है कि एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो इसका ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल। इसका क्या हो जाएंगे? अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसमें क्या होता है कि चालक जैसे ही ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है? जैसे ही ताप बढ़ेंगे तो चालक का प्रतिरोध ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे, तथा ताप घटने पर चालक का प्रतिरोध भी घट जाता है। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है और ताप घटने पर उसका प्रतिरोध घटता है, यानी जैसे जैसे बढ़ता है उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है। और प्रतिरोध जो है कंडक्टर के विपरीत कार्य करता है। प्रतिरोध है जो कंडक्टर के इसका विपरीत कार्य करता है। ठीक है, जैसे ही अगर हम प्रतिरोध पर चालक का प्रतिरोध शून्य हो जाता है तो निम्न ताप पर मतलब बात करें तो सबसे निम्न ताप पर चालक का प्रतिरोध शून्य हो जाता है तथा चालकता जो है अनंत हो जाती है। ठीक है, अगला देखिए। धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है। धातुएं है जो अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है। तो इसका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, लवण और हाइड्रोजन। ठीक है, इसका क्या हो जाएंगे? लवण और हाइड्रोजन हो जाएंगे। धातुएं जो सामान्यतः चमकदार और आघातवर्धी होते हैं। धातुएं विद्युत का सुचालक भी होती है। धातुओं के ऑक्साइड प्राकृतिक में क्षारीय होते हैं। इसके अलावा बात करें धातु ऊष्मा का भी क्या होता है? तो सुचालक होता है। ऊष्मा का भी सुचालक होता है धातु तन भी होते हैं। धातु को आवर्त सारणी में बाएं तरफ में रखा गया। धातु को आवर्त सारणी में किधर रखा गया? तो बाएं तरफ में रखा गया। और
अधातु को बात करें तो दाहिने तरफ में रखा गया है, इसके दाएं तरफ, है ना, इसके है जो दाएं तरफ रखा गया है, अधातु को दाएं तरफ रखा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बोला जा रहा है कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का संबंध हीरे से ठीक वैसा ही है जैसा कि कर्नाटक का संबंध। तो आधा रीजनिंग आधा साइंस का क्वेश्चन है। तो कर्नाटक में क्या पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में हीरे पाए जाते हैं, तो कर्नाटक में इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सोना। कर्नाटक में सोना पाए जाते हैं, है ना। कर्नाटक है जो सोने के उत्पादन के लिए कोलार की खान, कोलार हो जाएंगे। उसके बाद हसन धारवाड़ रायचूर जिले में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, ये 2017 का करंट अफेयर है, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए अगला बोला जाए कि सेल्सियस से केल्विन पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा? किससे जा रहे हैं? सेल्सियस से केल्विन में जा रहे हैं। सेल्सियस से कहाँ जा रहे हैं हम लोग? तो केल्विन में जा रहे हैं। तापमान को बदलने के लिए निम्न में हम लोग क्या करना चाहिए, उसमें क्या करेंगे हम लोग सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए? तो हम लोग क्या करेंगे कि दिए गए तापमान में 273 यानी 273 जोड़ देंगे। दिए गए तापमान में हम लोग क्या करेंगे कि 273 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, इसका फार्मूला भी होता है। इसका फार्मूला क्या होता है कि C-0 बटे 100 माइनस 0 बराबर क्या होता है? इधर F-32 बटे 212 माइनस 32। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, आगे होता है K-273 बटे होता है 373 माइनस 273 माइनस 273, यहाँ पे देखिएगा 273 होता है। ठीक है, ये क्या है? इसका फार्मूला है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रसायन विज्ञान की नींव रखी थी? निम्नलिखित में से किसने है जो रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी? तो इसका बात करें तो एंटोनी एल लेवोजियर जो थे, इसने क्या किया कि दो महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रसायन विज्ञान की नींव रखी थी। इन्होंने सबसे पहले आधुनिक रसायन का इन्हें क्या बोलते हैं कि आधुनिक रसायन का जनक मानते हैं इन्हें। सर्वप्रथम सिद्ध किया था कि वायु के मुख्य घटक है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। वायु के मुख्य घटक क्या है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने योग गुरु रामदेव को योग और आयुर्वेद ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है, यानी रखा जाता है इसको? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे सोडियम। सोडियम को हम लोग किस में? तो केरोसिन के तेल में रखते हैं। सोडियम के बारे में कुछ और जान लेते हैं। सोडियम बहुत ही क्रियाशील तत्व होते हैं, मतलब एक्टिव होते हैं, है ना। ये मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं।
सोडियम के समस्थानिक की बात करते हैं तो Na24 का उपयोग रक्त का थक्का का पता लगाने के लिए करते हैं। इसको हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं सोडियम को। और यह क्या होता है कि चांदी की तरह चमकता है। सोडियम चांदी की तरह क्या होता है कि चमकता है। इसके अलावा वो बात करते हैं यह पानी से हल्का होने के कारण यह पानी पर भी तैर सकता है। सोडियम है जो क्या करता है, पानी पर भी तैरता है ना। इसके अलावा यह पानी या अम्ल से अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस छोड़ता है। ठीक है, हम लोग एक क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन कर लिए। इसके बाद अगला देखो, इसमें एक पॉइंट यह है कि सोडियम एक क्षार धातु है। सोडियम है जो एक क्या है कि क्षार धातु है। सोडियम क्षार धातु है। सोडियम का परमाणु संख्या की बात करें तो सोडियम का परमाणु संख्या की बात करें तो कितना होता है, तो 11 होते हैं। सोडियम आपूर्ति का अच्छा स्रोत नमक माना जाता। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे सभी को सोडियम के बारे में। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। बोला जा रहा है कि जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन था। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन था। तो सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला पहला देश की बात करते हैं तो ये हो जाएंगे फ्रांस। ये क्या हो जाएंगे, फ्रांस। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 यानी 2017 है ना। कब हुआ था, 2017 को है ना। जीएसटी क्या है, एक तरह से अप्रत्यक्ष कर मानते हैं इसको। जीएसटी है जो एक तरह से एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी है जो अप्रत्यक्ष कर है। इस 101वां संविधान संशोधन द्वारा इसे लाया गया था। 101वां संविधान संशोधन द्वारा फ्रांस में जीएसटी लागू हुआ था 1954 में। सबसे पहले कहाँ फ्रांस में हुआ था, 1954 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसके बाद ये करेंट है। अगला देख लेते हैं। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक में कभी अकेले नहीं होता। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक में कभी अकेले नहीं होता। तो इसका सही उत्तर की बात करें तो बल है जो प्राकृतिक में अकेले नहीं होता। बल के बारे में जान लेते हैं तो बल एक क्या है, सदिश राशि है। बल एक क्या है, तो सदिश राशि है। उसके बाद इसका एसआई मात्रा की बात करें तो क्या हो जाएंगे, न्यूटन हो जाएंगे। इसका एसआई मात्रा क्या हो जाएंगे, तो न्यूटन। ठीक है, जब बल क्या होता है कि बल है जो न्यूटन के दूसरे नियम से हमें बल का सूत्र प्राप्त होता है। इसका डायमेंशन क्या होता है बल का, बीमा। अगर बीमा की बात करते हैं, बल का बीमा यानी डायमेंशन MLT-2 MLT-2 इसका बीमा होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, F बराबर ma। F बराबर ma, m बराबर मास और a बराबर एक्सेलरेशन यानी त्वरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेल का क्या है। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण होता है वसा, तेल का एक क्या होता है उसमें, तो उसका होता है ऑक्सीकरण होता है। वसा और तेल का क्या होता है उसमें, ऑक्सीकरण होता है। खाद्य पदार्थों में संरक्षण के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। खाद्य पदार्थों को संरक्षण के लिए, उसका बचाव के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बेंजोइक अम्ल का फार्मूला होता है C7H6O2। इसका फार्मूला क्या होता है,
C7H6O2। हम लोग को पता है कि गर्मी के दिनों में खाना क्या होता है कि जल्दी ख़राब होता है, और फ्रिज में खाना ख़राब नहीं होता है क्योंकि उसके अंदर 4 डिग्री टेम्परेचर होता है। 4 डिग्री टेम्परेचर पर क्या होता है, वो सुरक्षित होता है। यहाँ तक क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है कि 4 किलोग्राम वजन की एक वस्तु स्थिर स्थिति में है। निरंतर बल लगाने पर वह 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गति प्राप्त करती है। तो बल द्वारा किया गया कार्य पूछा है। इसमें बल द्वारा किया गया क्या पूछ रहा है कि कार्य पूछ रहा है ना। 4 किलोग्राम की वजन की एक वस्तु है जो स्थिर की स्थिति में है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसमें निरंतर बल लगा रहे हैं। तो 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से वो गति प्राप्त कर रहा है उसमें, यानी 5 मीटर 1 सेकंड में 5 मीटर गति प्राप्त कर रहा है। तो उसने कितना कार्य किया, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर अभी हम लोग पढ़े थे ½ mv²। काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना होता है, ½ mv²। तो हो जाएगा हाफ m बराबर कितना है, तो 4। m बराबर कितना है, 4। और कितना मीटर प्रति सेकंड है, तो 5 मीटर, यानी 5 × 5 हो गया आपका। 5 × 5, इसको 2 से 4 से काट दीजिए तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 5 × 25 और 2 एक इससे गुना कर दीजिए 50, है ना। यानी कितना हो जाएगा इसका, 50 जूल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, 50 जूल। ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक तत्व उत्तक का कार्य करता है। निम्नलिखित में कौन है जो बढ़ते भ्रूण पोषक तत्व है जो उत्तक का काम करता है। किसका काम कर रहा है, उत्तक। बढ़ते भ्रूण के लिए उत्तक का काम कर रहा है इसका एंडोस्पर्म। इसको क्या बोलते हैं, इसको एंडोस्पर्म बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एंडोस्पर्म एक उत्तक ही है जो दोहरे निषेचन के बाद अधिकांश फूलों वाले पौधे के बीज के अंदर उत्पन्न होता है। एंडोस्पर्म है जो अधिकांश फूलों वाले पौधों के बीज के अंदर उत्पन्न होता है। और ये क्या होता है, भ्रूण पोष विकसित हो रहे हैं भ्रूण के पोषण प्रसव करता है। ठीक है। और बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों में पोषण और उत्सर्जन का कार्य प्लेसेंटा काम करता है। इसमें कौन का काम करता है, तो प्लेसेंटा। ठीक है। बच्चों में पोषण और उत्सर्जन का कार्य प्लेसेंटा करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में गैसों में कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है। बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न है जो नहीं होता, निम्नलिखित में से कौन सा गैस। तो ये तो हो जाएगा CH4 H2S सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फेट, फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड है जो बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होता, CO। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, CO। CO मोटर वाहनों एवं कल कारखाने से निकलने वाले धुआं होते हैं। CO कार्बन मोनोऑक्साइड एक क्या है, एक रंगहीन गैस है। एक क्या है कि रंगहीन गैस होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। बोला जा रहा है कि कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है, कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है। तो इसमें हो जाएगा भगवान यम। इसका सही उत्तर हो जाएंगे भगवान यम, है ना, जो नचिकेता से बात कर रहा है। इसमें क्या है कि नचिकेता और यमराज के बीच हुए संवाद का उल्लेख हमें
कठोपनिषद में मिलता है। इस संवाद में यमराज ने नचिकेता को 3 वरदान दिए थे। इसमें क्या किए थे? 3 वरदान दिए थे इसमें। भारत में उपनिषदों की संख्या की बात करें तो 108 है। उपनिषदों की संख्या 108 है। वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या 4 है। और ऋग्वेद सबसे प्राचीन तथा प्रथम वेद है ऋग्वेद, जिसमें मंत्रों की संख्या की बात करें तो 10,462 हो जाएंगे। मंडलों की संख्या की बात करें ऋग्वेद में तो मंडलों की संख्या की बात करें तो 10 मंडल है इसमें कितने हैं? 10 मंडल। और सूक्तों की बात करते हैं तो ऋग्वेद में सूक्तों कितना? 1028 सूक्त है। 1028 क्या है? जो सूक्त है। ठीक है, 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 108 भारत में उपनिषदों की संख्या है, 4 क्या है कि वेद है, और 10,462 मंत्रों की संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। फिर देखिए न्यूमेरिकल आ गया। यहाँ से 5 मीटर प्रति गति से गतिशील है। 5 मीटर की गति से क्या है कि गतिशील है। इसका वेग क्या है? 5 मीटर प्रति सेकेंड। और वजन क्या है? मास इसका है द्रव्यमान 22 kg। वजन वाले वस्तु की गति ऊर्जा निकालना है। गति ऊर्जा निकालना है इसका। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें क्या निकालना है कि इसका गति ऊर्जा निकालना है हम लोग को। तो गति ऊर्जा बराबर हम लोग पढ़े थे हाफ m। अभी हम लोग पढ़े थे गति ऊर्जा बराबर हाफ mv स्क्वायर, है ना, हाफ mv स्क्वायर। तो देखिए कुछ नहीं, इसको फार्मूला पर इसको हम लोग ऐड करते हैं। हाफ m बराबर कितना दिया है? मनी मास कितना है? तो 22 kg। तो m बराबर 22 हो जाएगा। उसके बाद वेग कितना है? तो 5 मीटर प्रति सेकेंड, यानी v बराबर 5 × 5 कर लेते हैं, यानी 5 × 5। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? काट देंगे। 2 से इसको करिए 11 बार में, है ना, 22 कट गया 11 बार में। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे साथ में, 11 × 5 × 5। तो कितना हो जाएगा? 5 × 5 25 × 11। तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा? 275। यहाँ पे जूल में आएंगे आंसर। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? जूल। 275 जूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे सभी को। एक बार मेरे वीडियो को दबाकर आप लोग शेयर करिए, और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें। और ALP टेक्नीशियन के लिए ये क्या है कि ये ALP में भी पूछे जाने वाले सवाल हैं और टेक्नीशियन में भी। तो ये दोनों के लिए क्या हो जाएंगे? बहुत ही लाभ होने वाले हैं जो आप लोग ALP और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं। जितना ज़्यादा आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों के लिए क्या होंगे? लाभ होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ करेंट का क्वेश्चन सिर्फ छोड़ दीजिएगा, क्योंकि करेंट 2023-24 का ही आएंगे। 22-23-24 का इतना 2016 का नहीं आने वाले। ये प्रीवियस ईयर है। देखिए रीजनिंग युद्ध के मैदान में हमेशा क्या रहेंगे? तो युद्ध के मैदान में हमेशा तीर रहना जरूरी है। तीर नहीं रहेगा तो युद्ध कैसे होगा? देखिए अगला क्वेश्चन है कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या है जो आवश्यक है?
तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए हमें आयोडीन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? तो आयोडीन की आवश्यकता होती है। भोजन में आयोडीन की कमी से हमें क्या होता है कि घेंघा रोग उत्पन्न होता है। जैसे ही भोजन में आयोडीन कमी होगा तो हमें क्या होगा? घेंघा रोग उत्पन्न हो जाती है। इस रोग से थायराइड ग्रंथि में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। इस रोग से घेंघा रोग में थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है। और आयोडीन की कमी समुद्र तटीय क्षेत्र के लोगों में अधिक होती है। आयोडीन की कमी कहाँ ज़्यादातर देखने को मिलते हैं? तो समुद्र तट के जो क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वहाँ में क्या होता है कि इसमें आयोडीन की कमी देखने को मिलते हैं। इसमें ज़्यादा आयोडीन है जो सीमित मात्रा में लेने पर क्या होता है? ब्लड प्रेशर में नियंत्रण रहता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करता है। डिहाइड्रेशन की समस्या होती है, शरीर में सूजन बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि किस में? आयोडीन के अधिक सेवन से। और आयोडीन के सीमित मात्रा में लेने पर ब्लड प्रेशर नियंत्रण रहता है। ज़्यादा लेंगे तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, डिहाइड्रेशन की समस्या भी हो जाएंगी, शरीर में सूजन भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ जाता है? एक पौधा या तना है, उसका जड़ है का घेरा किस कारण बढ़ जाता है? बार बार क्वेश्चन आता है। तो लेटरल मेरिस्टेम के कारण। इसमें क्या होता है कि लेटरल मेरिस्टेम के कारण क्या होता है? उसका पौधे के तना या जड़ है जो उसका घेरा होता है जो बढ़ जाता है, तो उसको बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम। जड़ मूलतः होते हैं जो दो प्रकार के होते हैं। एक मूसला जड़ होते हैं, ठीक है, एक मूसला जड़ होते हैं, एक अपस्थानिक जड़ होते हैं। इसमें कुछ और पॉइंट देख लीजिए, आप लोग काम आएंगे। जिब्रेलिन हार्मोन के कारण पौधे में वृद्धि होती है। क्या होती है कि जिब्रेलिन एक हार्मोन होता है, जिब्रेलिन एक हार्मोन होता है, उसके कारण क्या होता है कि पौधे में वृद्धि होती है। ठीक है। एथिलीन फलों को प्राकृतिक रूप में पकाने में कार्य करता है। एथिलीन की सूत्र की बात करते हो तो C2H4 पूछा जाता है कभी कभी। उसके बाद जड़ पौधों को मिट्टी से जकड़े रहता है। उसके बाद जड़ में क्या होते हैं? नोड होते हैं। जड़ में क्या होते हैं? नोड होते हैं, एक इंटर नोड होते हैं। दो तरह के नोड, एक नोड होते हैं, एक इंटर नोड होते हैं। ठीक है, एक नोड होते हैं, एक इंटर नोड होते हैं। सॉरी, एक मिनट। जड़ में नोड तथा इंटर नोड नहीं पाए जाते हैं, है ना, इसमें नहीं पाए जाते होंगे। जड़ में नोड तथा इंटर नोड नहीं पाए जाते हैं। अब कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ तक सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए, 2017 का क्वेश्चन, करेंट का क्वेश्चन है। चलिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। एक और है ना। बोला था कि क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? क्लोरीन गैस का हो जाएंगे, इसका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, ब्लीचिंग पाउडर। क्लोरीन गैस का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर। इसका सूत्र की बात करते हैं। इसका सूत्र क्या हो जाएंगे? CaOCl2। इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में भी किया जाता है। उसके बाद क्लोरीन गैस का प्रयोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन के निर्माण में होता है, जो रेफ्रिजरेटर में प्रयोग करते हैं इसका। उसके बाद क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के निर्माण में भी किया जाता है। इसका उपयोग क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि के रूप में भी किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पेयजल में क्लोरीन की मात्रा 2 से 4 ppm होनी चाहिए। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें
और मेरे चैनल पे पहली बार आएँ तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसी तरह से वीडियो आपको आगे देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा भी लग रहा है तो एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए सभी को एक बार धन्यवाद।